हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक जो हमारा टॉपिक था हम उसकी 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं, वो है हीट। हीट की हमने 2 क्लासेस कवर कर ली हैं, जिसमें हमने जान लिया कि हीट होती क्या है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसे मेज़र कैसे किया जाता है, जो टेम्परेचर है हम उसे कैसे मेज़र करते हैं, थर्मामीटर के थ्रू। हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर कितने हैं, अलग अलग टाइप के देखे, कहाँ पर कौन सा यूज़ होता है, कितने मिनिमम टेम्परेचर को या मैक्सिमम टेम्परेचर को कौन सा थर्मामीटर मेज़र कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। जो हीट क्या है, किसी मटेरियल के पास, किसी मैटर के पास है। हमने वो पूरा डिस्कशन उसके बारे में किया लास्ट वीडियोस में। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो जाके चेक कर लीजिएगा, इसके 2 पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। उसके बाद हमने देखा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं लास्ट की 2 क्लासेस में। उसमें हमें ऑलमोस्ट पूरा, मतलब ये बोल सकते हैं कि 70% खत्म हो चुका है, 30% रह गया है। हीट के बारे में हमें जो भी कुछ था इम्पोर्टेंट था वो कंप्लीट हो गया है, और थोड़ा सा और है जो आपका मेन पार्ट है वो आज की क्लास में कवर हो जाएगा। जैसे कि जो अगर हमारा टॉपिक होगा फर्स्ट आज का, पहले मैं टॉपिक लिख देती हूँ। अब आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वो है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? ये कैलोरीफिक वैल्यू कोई भी फ्यूल जो हम बर्न कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, अपना सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी हम किसी मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं, वो फ्यूल डाला जाता है। जैसे कि गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल का यूज करते हैं ताकि वो क्या कर सके, मोशन में आ सके, डिस्टेंस को कवर कर सके, हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। क्योंकि जो व्हीकल्स हैं वो क्या है, एक मशीन की तरह है। तो जो फ्यूल उसमें हम डालते हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब वो कितने उसमें कितने बर्न होके कितना हमें रिजल्ट दे सकता है, उसे हम बोलते हैं क्या, कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कि आपने देखा होगा जो एरोप्लेन होते हैं उसमें कोई ऐसा फ्यूल नहीं डाला जाता, ना ही पेट्रोल ना ही डीजल, ये सारे फ्यूल वहाँ यूज नहीं किए जाते। वहाँ कौन सा फ्यूल यूज होता है, हाइड्रोजन फ्यूल। क्या बोलते हैं उसे, हाइड्रोजन फ्यूल। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है वो सब कुछ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, कि जो सारी चीजें हैं, सबका फ्यूल है, सबकी एफिशिएंसी कितनी कितनी है, और किसकी मैक्सिमम है और किसकी मिनिमम है। क्योंकि जो पहले के टाइम में यूज करते थे उसकी मिनिमम होती थी, कम होती थी कैलोरीफिक वैल्यू। जो क्या था, काव डंग जिसे बोलते हैं ना, उपले होते हैं जो, वो क्या था, उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम है। और सबसे ज्यादा किसकी है, अभी आज क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये होता क्या है। इट इज एन इंडिकेटर टू नो द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। लेकिन यहाँ लिख लेते हैं, इट इज एन इंडिकेटर फ्रॉम विच वी नो द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। ठीक है, क्लियर। ये एक ऐसा इंडिकेटर है, कैलोरीफिक वैल्यू एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे हम क्या पता लगाएंगे कि उसकी फ्यूल की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी एफिशिएंसी से वो बर्न होता है और कितना हमारे लिए यूजफुल है, कौन सा ज्यादा है, जिसकी मैक्सिमम है और किसकी मिनिमम है। या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, टू नो द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल की क्वालिटी जानने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू का। क्लियर। अगर अगर किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ज्यादा है, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, तो उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। क्वालिटी क्या होगी, गुड होगी, है ना। अगर कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, कैलोरीफिक वैल्यू कैसी है, हाई है, तो क्वालिटी कैसी होगी, गुड होगी। क्लियर। और अगर किसी की कैलोरीफिक वैल्यू लो है ना, कम है कैलोरीफिक वैल्यू उसकी, अगर हम काउंट कर रहे हैं तो कम आ रही है, तो उसकी जो वैल्यू होगी, जो उसकी क्वालिटी होगी, वो कैसी होगी, पुअर होगी। या फिर हम बोल सकते हैं नॉट गुड बोल दीजिए, या फिर से बोल दीजिए पुअर। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतने ही क्या है, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अब
और क्या बताएंगे इसके बारे में? अब देखिए, जो हीट, जैसे और एक और चीज अगर मैं लिखना चाहूँ, दो चीजें मैंने लिख दी। हीट प्रोड्यूस्ड बाय, हीट प्रोड्यूस्ड बाय, हीट प्रोड्यूस्ड बाय, हीट प्रोड्यूस ऑन बर्निंग अ फ्यूल, बर्निंग अ फ्यूल। ठीक है, जितनी हीट प्रोड्यूस होगी किसी फ्यूल को बर्न करने पे, उसे हम क्या कहेंगे? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। मैं इसे आगे और लिख देती हूँ, इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए, सुनिए मेरी बात, जो जितनी भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, अब जैसे कोई फ्यूल है ना, मान लेते हैं हम केरोसिन ऑयल है, केरोसिन होता है, उसको हमने जलाया, ठीक है, उसको बर्न किया, हमने उसके ऊपर डाला, उससे हमने फायर जनरेट किया, हमने उससे आग लगाई, तो उससे हीट प्रोड्यूस हुई। जितनी देर तक वो हीट प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है, जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उस फ्यूल को बर्न करने पे, आप केरोसिन लेते हैं या पेट्रोल लेते हैं, आप किसी चीज पर डालते हैं, उसके बाद उस पर आग लगाते हैं, जल्दी से इजीली फायर को कैच कर लेता है, वो बर्न होने लग जाता है। जब तक वो बर्न होता रहेगा, कौन पेट्रोल है या डीजल है या कैरोसिन जो भी आपने यूज किया, जब तक वो जलता रहेगा, जब तक वो हीट प्रोड्यूस करता रहेगा, तो तब तक क्या है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को बोलेंगे। जितना भी हीट प्रोड्यूस करेगा उसे जलाने पे, उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर हो गया सभी को? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? क्लियर हो गया? देखिए, अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या है? हीट डिवाइड बाय एम, क्यू डिवाइड बाय एम, क्यू डिवाइडेड बाय एम। यहाँ पे क्यू क्या है आपका? क्यू क्या है? क्यू, क्यू है आपका, बताइए जरा। ये तो है आपका मास ऑफ फ्यूल। एम जो है वो हो गया आपका मास ऑफ फ्यूल, यानी जो मास है आपका। और क्यू है, क्यू क्या हो गया आपका? हीट प्रोड्यूस्ड। जितनी हीट प्रोड्यूस हुई है वो क्या है आपका? क्यू। ठीक है, तो क्यू डिवाइडेड बाय एम, यानी हम बोल देती हूँ हीट प्रोड्यूस्ड बाय, हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल, हीट प्रोड्यूस ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको यूनिट सारी याद रखनी है, यूनिट भी पूछी जाती है और जरूर आती है यूनिट आपके एग्जाम में। तो ऐसा यूनिट क्या होगी अगर इसकी मैं लिखना चाहूँ तो? हीट की यानी क्यू की जो वैल्यू है वो क्या होगी? जे, यानी जूल, और मास की हो जाएगी केजी। तो जूल पर केजी, ये आपको याद रखना है। क्या जो इसकी ऐसा यूनिट है किसकी? कैलोरीफिक वैल्यू की, वो क्या है? जूल पर केजी। क्या है? जूल पर केजी। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? जूल पर केजी। इसकी यूनिट हमने कैसे बनाई? हमने कुछ नहीं किया, क्यू यानी हीट, हीट जो प्रोड्यूस होती है उसकी होती है यूनिट जूल, और मास की क्या हो जाएगी? केजी। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल पर केजी। इसलिए कहते हैं कि आपको ना फॉर्मूलेज भी याद रखने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप ऐसा यूनिट जो उसकी यूनिट है आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि यूनिट कौन सी होगी। बट अच्छा ये रहेगा कि आप दोनों चीज याद करें। दोनों चीज याद करेंगे तो डायरेक्ट आंसर को टिक कर पाएंगे, फिर आप अपना टाइम जीएस के अलावा किसी और सब्जेक्ट को भी दे पाएंगे। तो अच्छे से याद करिए, बस आपको लर्न करना है। एक बार इसमें आपकी एक बार के एफर्ट्स हैं, आपको एक बार जीएस पढ़नी होती है, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, बस रिवीजन करना होता है। रिवीजन कीजिए और अपने एग्जाम में पहुंच जाइए। जैसे कि आपको मैथ्स की प्रैक्टिस अलग से करनी होती है, कॉन्टिन्यूस करनी होती है, रीजनिंग की कॉन्टिन्यूस करनी होती है, इंग्लिश भी कॉन्टिन्यूस, इसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए एक बार में, ताकि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइए, रोज नोट्स से टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए। क्लियर है सभी को? तो फिर ये हमारी जो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, और कोई फीडबैक देना चाहता है तो वो दे सकता है। कोई भी आपका फीडबैक हो तो आप नीचे लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, उसकी क्वालिटी भी क्या होगी? उतनी ही अच्छी होगी। क्या होगी? उतनी ही अच्छी होगी। तो अगर मैं बात करूं हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, नोट कर लीजिए एक बार आप, हाईएस्ट कैलोरीफिक
वैल्यू और लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू आपकी क्या है, मैंने बताई थी आपको, हाइड्रोजन फ्यूल की। किसकी है, हाइड्रोजन फ्यूल की है। और वो कितनी है आपकी, और जो मिनिमम है, और जो मिनिमम है वो है काउ डंग केक। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल की मैक्सिमम है, कितनी है वो, 6000 से 8000 तक, 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी। क्लियर, क्लियर। और आपके हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, 15,000, 15,000 हाइड्रोजन की है आपकी 15,000। क्लियर, देखिए देखिए, अब एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। देखिए, जो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है वो किसकी है, हाइड्रोजन फ्यूल की है, जो कि एक क्लीन फ्यूल में भी काउंट होता है। और वो मेनली कहाँ यूज होता है, प्लेन्स वगैरह में, रॉकेट फ्यूल में। एज अ रॉकेट फ्यूल भी क्या यूज होता है, हाइड्रोजन फ्यूल यूज होता है। तो जो इसकी एफिशिएंसी है, यानी जो हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में, तो वो कितनी है, 1,50,000, 1,50,000 किलो जूल पर केजी, है ना। ये क्या है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। और जो लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है वो किसकी है, काउ डंग केक। मैंने आपको बताया ना, अभी जिन्हें बोलते हैं उपले बोलते हैं, वो उसकी कितनी है, 6000 से 8000। कितनी है, 6000 से 8000। तो अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो हम हाइड्रोजन फ्यूल की बात करेंगे और बता दें कितनी है, और अगर हम लोएस्ट की बात करें तो काउ डंग केक की बात करेंगे। क्या ये सबको क्लियर है, क्या ये सभी को क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर किसी को सीएनजी और मीथेन की भी जाननी है तो सीएनजी की मैं बता देती हूँ एक बार, सीएनजी की और एलपीजी की। सीएनजी की है आपकी 50,000 और एलपीजी की है आपकी 55,000। क्लियर, किलो जूल पर केजी। अगर किसी को इच्छा हो रही हो कि हमें जानना है कि हाँ सीएनजी और एलपीजी क्लीन फ्यूल माने जाते हैं तो उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, तो उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, सीएनजी की है 50,000 और एलपीजी की है 55,000। क्लियर हो गया सभी को ये। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक, ये सब नोट कर लीजिएगा फटाफट इसको। ठीक है, नोट करके अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए, कंसाइज नोट्स बनवाए जा रहे हैं आपको, कोई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखाया जा रहा। तो आप नोट्स बनाइए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। क्लियर, अब कैलोरीफिक वैल्यू सबको क्लियर हो गया। अब यही पता चल गया होगा क्लीन फ्यूल, या फिर हम बोलते हैं कि ज्यादा कैपेसिटी का फ्यूल क्यों है, और मतलब किस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, क्वालिटी मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब जो हमें टॉपिक कवर करना है अभी अभी वो कौन सा है, वो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ हीट। क्या क्या कहा मैंने आपसे, इफेक्ट्स ऑफ हीट। तो हेडिंग लगा लीजिए एक बार, इफेक्ट्स ऑफ हीट। इफेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं इफेक्ट, वो क्या है बताइए जरा, बताइए। देखिए, आपने कोई मेटल ली, मेटल लिया आपने कोई, जैसे हमने गोल्ड मान लिया, सिल्वर मान लिया, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो भी है वो हमने मेटल ली, हमने उसे क्या करा, उसे गर्म करा, हीट करने के लिए रखा, उसे गर्म करने के लिए रख दिया। तो आप बताइए क्या होगा,
बताइए आप क्या होगा। ये आपकी मेटल है, मेटल है आपकी ये है। अगर आपने उसे हीट देना शुरू कर दिया, थोड़ा सा अजीब बन गया है, मैं दोबारा से बना देती हूँ। देखिए ये है आपकी मेटल, मेटल ने आपको हीट दी, तो आप खुद सोच के बताइए, जब आप सोने को गर्म करते हैं, गोल्ड को गर्म करते हैं, है ना, मेटल को आपने हीट दी, हीट दी, तो हीट देने के बाद वो कैसा होगा, क्या होगा उसके साथ, बताइए जरा। जब आप कॉपर को गर्म करते हैं और किसे, गोल्ड को, सिल्वर को, जब आप इन्हें गर्म करते हैं तो ये क्या होते हैं, हीट देने के बाद क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। एक्सपेंड होने का मतलब फैलते हैं, एक्सपेंड होने का मतलब क्या होता है, फैलते हैं। और जब आप मेटल को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, क्या बोला मैंने आपसे, कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन, ठीक है, ठंडा कर देते हैं। इस गर्म वाली मेटल को नहीं, नॉर्मल मेटल को जब आप ठंडा करते हैं, उसे मिनिमम टेम्परेचर पर रखते हैं, लोएस्ट टेम्परेचर पर रखते हैं, तब क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तब क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको, ये इफेक्ट्स आपको याद रखने हैं कि कभी भी हम किसी भी मेटल को अगर हीट देते हैं तो वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है, यानी वो फैलती है, अपना साइज बढ़ाती है। लेकिन वहीं अगर हम उसे मिनिमम टेम्परेचर पर रखते हैं, लोएस्ट टेम्परेचर पर रखते हैं, कम करते हैं टेम्परेचर, उसे ठंडा करते हैं, तब मेटल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तब मेटल का क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। और यही रीजन है आपका, यही रीजन है क्योंकि मेटल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ठंडी होने पर, इसलिए सर्दियों में जब ठंड पड़ती है, क्या होता है, पाइपलाइन जो होती है आपकी वो फट जाती है। पाइपलाइन वो होती है जो आपकी, पाइपलाइन क्या होती है, फट जाती है। क्यों होता है ऐसा, क्यों फट जाती है पाइपलाइन, बताइए जरा। ये इसकी एप्लीकेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जो पानी होता है, जो पानी बह रहा होता है, ठंडों में पानी क्या होता है, एक्सपेंड होता है, इसका अपोजिट होता है, मैं लिखवा दूंगी। सर्दियों में जो पानी होता है वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होता है तो क्या होता है, वो प्रेशर लगाता है पाइपलाइन के ऊपर, तो प्रेशर लगाता है तो वो फट जाती है। और अगर जो आपकी पाइपलाइन है वो मेटल की बनी हुई है, तो क्या होगा, वो ठंडी होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और पानी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो क्या होगा, वो पूरी तरीके से फट जाएगी, उसका लॉस हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी मेटल की पाइपलाइन नहीं बनाते हैं, है ना, प्लास्टिक की बनाते हैं, और जो पत्थर वाली जो होती है वो बनाते हैं, या फिर स्टील वगैरह की बनाते हैं, बट मेटल की नहीं बनाते, इसी रीजन की वजह से नहीं बनाते। क्लियर। अब ये तो हमने मेटल का देख लिया, अब अगर हम वाटर की बात करें, वाटर की, अगर हम यहाँ पे वाटर की बात करें, तो वाटर को अगर हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, हीट, है ना, हीट देते हैं, अगर हम वाटर को गर्म करते हैं तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और अगर हम ठंडा करते हैं, यानी कूल डाउन करते हैं, कूल करते हैं, तो वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, क्या करता है, एक्सपेंड करता है। देखिए इसका अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो आपने देखा है ना, वाटर को आप हीट देते हैं, बॉईल करते रहते तो क्या होता है, वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम, तो क्या हो रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब वाटर को हम हीट दे रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब हम ठंडा कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है ना। क्लियर, एक्सपेंड हो रहा है, इसलिए इसी रीजन की वजह से कि वो एक्सपेंड होता है ठंडा होने पे, और मेटल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। जो पाइपलाइन वगैरह बनाई जाती है वो क्या होती है, इजीली फट जाती है सर्दियों के टाइम में। मेनली ये जो काम होता है फटने वाला या फिर बस्ट होने वाला, ये कब होता है, इन किस में होता है, ये विंटर सीजन में। क्लियर, क्या इतना सभी को क्लियर हुआ, क्या ये सभी को क्लियर हुआ कि मेटल का इफेक्ट क्या होता है, हीट का इफेक्ट क्या होता है मेटल पे और वाटर पे। क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी हेडिंग डालिए थर्मल एक्सपेंशन। क्या है वो, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, बताइए जरा।
थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि हीट देने पे कौन कितना एक्सपेंड कर रहा है, किस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है, उसे हम बोलते हैं आपका थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। और ये यहाँ से ना आपकी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मेटल से, कि जब मेटल को हम हीट देते हैं तो क्या होता है, उसमें एक्सपेंड होती है। फिर जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कौन सा वाला, पाइपलाइन वाला, ठीक है, वो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, पाइपलाइन गेट्स, पाइप गेट्स बस्ट इन winter season, in winter season due to expand, due to nature of water and metal। और वो क्या है वो आपने यहाँ पे पढ़ ही लिया है। क्लियर? यहाँ पे दोनों मैंने आपको बता ही दिए, फर्स्ट वाला मेटल का एंड सेकंड वाला वाटर का। क्लियर? आप थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो ये 3 तरीके के होते हैं। थर्मल एक्सपेंशन कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट वन आपका क्या है? लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोला मैंने आपसे? लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है आपका? लीनियर का मतलब होता है कि जैसे ये लेंथ है, रॉड है ये, है ना, हमने इसे हीट किया तो क्या हुआ, ये बढ़ गई, है ना, एक्सपेंड हो गई, तो इसको हमने क्या बोल दिया? लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोल दिया हमने इसे? लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में बढ़ी है, एक्सपेंड हुई है। क्या हुई है? एक्सपेंड हुई है। तो इसकी लेंथ क्या हो गई? एल, और इसकी क्या होगी? ये होगी एल और ये होगी डेल्टा। तो यहाँ पर एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ है आपकी, ठीक है। और डेल्टा एल क्या है आपकी? डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ। क्लियर? इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। अब इसके बाद सेकंड है हमारा, सेकंड हमारा क्या है? सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है? सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है? ये आपका हो गया, ये आपके हो गया एरिया पर्टिकुलर, ठीक है। ये हो गया आपका एरिया, है ना, इसका एरिया हो गया ए, ठीक है। ठीक है, और जो ये बढ़ गया है ये कौन सा है? डेल्टा ए। ठीक है, ये इंक्रीज हो गया है, जो ये बाहर मैंने दिखाया डैश डैश से, ये क्या है? इंक्रीज हुआ है। तो जो ए है आपका वो क्या है? ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया। और जो ये बड़ा है डेल्टा ए, वो क्या है आपका? चेंज इन एरिया। क्या है आपका? ये चेंज इन एरिया। क्लियर? अब थर्ड पे आते हैं। देखिए, अभी तक मैंने आपको 2 ही बताए हैं, अभी बस 2 मिनट रुकिए, बस मैं आपको लिख के पूरा कंप्लीट बता दूंगी। सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है, जो एरिया होता है उसमें अगर चेंज आया है तो उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और एक और आता है लास्ट आपका वॉल्यूमेट्रिक। क्या? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्लियर? तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है? आपका वॉल्यूम में चेंज आता है, जब जब क्या आता है आपका? वॉल्यूम में चेंज आता है। देखिए, इसे आप ऐसे बना दीजिए, ये आपका डेल्टा है, ठीक है। और जैसे ये वाला हो गया आपका, ये वॉल्यूम में चेंज आ रहा है आपका ना इसमें, ये आपका v, इसका वॉल्यूम था v, फिर यहाँ एक और बन गया, ठीक है। ये है आपका v और ये वाला क्या है आपका? डेल्टा v। पूरा ऐसा ही क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया, पूरे वॉल्यूम में चेंज आ गया। तो जो v है आपका वो क्या है? ओरिजिनल वैल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। और डेल्टा v क्या है आपका? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर? क्लियर है सभी को ये? देखिए,
ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, सबसे पहले तो आपको ये लग रहा हो कि हमें ऐसा क्यों बढ़ाया जा रहा है, ये क्या बताया जा रहा है। अभी ना इसकी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो उससे पहले उस एप्लीकेशन को मैं डायरेक्ट लिखूँ उससे अच्छा है कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या हो रही हैं और इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जो मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगी उस पर वहां पे क्या इसका यूज हो रहा है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया, मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी कि इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है और किस तरीके से ये हो रहा है। तो मैंने हेडिंग क्या डाली है यहाँ पे, थर्मल एक्सपेंशन। क्या डाली है, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल मतलब हीट, यानी कि टेम्परेचर की कहीं बात हो रही है, अगर हम हीट दे रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यानी चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है, ग्रो कर रही हैं, ग्रो नहीं बोल सकते, हम बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है ना साइज में। तो जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है, लीनियर एक्सपेंशन। क्या है, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर मतलब वर्ड से ही समझ आ रहा है, लीनियर मतलब क्या है, वो स्ट्रेट बढ़ रहा है, यानी कि लेंथ में बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वो लीनियर एक्सपेंशन मतलब लेंथ में बढ़ रहा है। तो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल और उसकी लेंथ बढ़ के इंक्रीज होके क्या हो गई, एल डैश एल हो गई, ठीक है, डेल्टा एल हो गई, सॉरी, ये क्या हो गई, डेल्टा एल हो गई। तो यहाँ मैंने लिखा ओरिजिनल लेंथ और यहाँ लिखा चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल इनकी इसकी इंक्रीज शेप है जो बड़ी है एक्सपेंशन के बाद, एक्सपेंशन के जब हमने उसे हीट दी है तब, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्या है हमारा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसमें क्या करा हमने, हीट दी है ना, एक हमने लिया उसको, हीट दी, उसको गर्म करा, उसके बाद क्या हुआ, उसकी किस में चेंज आया, एरिया में। फर्स्ट वाले में किस में चेंज आया था, लेंथ में। अब किस में चेंज आया, उसके एरिया में चेंज आया, उसका एरिया इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए हमने उसे क्या बोल दिया, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो ये भी आपको नाम से तो नहीं पता चल पाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इसे याद रखना पड़ेगा। लीनियर वाला आपको नाम से पता चल जाएगा, लीनियर मतलब लेंथ इंक्रीज हो रही है। और लास्ट वन है आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या है आपका लास्ट वन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से हमें क्या पता चला कि उसकी वॉल्यूम में चेंज आया, यानी क्या इंक्रीज हुआ है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, तो इसलिए हमने उसे बोल दिया वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो यहाँ मैंने लिखा वी उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम है और जो डेल्टा वी है उसकी चेंज इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम में चेंज हुआ है। इतना क्लियर हो गया सभी को। अभी तक मैंने बस आपको ये दो चीजें बताई हैं, इफेक्ट्स ऑफ हीट की, इफेक्ट क्या होता है हीट का मेटल के ऊपर, कि मेटल को हीट देते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपेंड होती है, और जब उसे ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। और इसका रिवर्स आपका वाटर के साथ होता है। वाटर को अगर हम हीट देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसे ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, ठीक है। और उसका मैंने यहाँ पे एक आपको एप्लीकेशन भी लिख दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंटर में क्या होता है, पाइपलाइन बस्ट हो जाती है, और वो क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा वाटर है वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है ठंडा होने पे, सर्दियों के मौसम में, ठीक है, जब क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, कम होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन लिख लीजिए एक बार, किसकी, थर्मल एक्सपेंशन। ये बताया ना मैंने आपको थर्मल एक्सपेंशन, उसकी एप्लीकेशन लिख लीजिए एक बार कि क्या क्या एप्लीकेशन होती है। तो हेडिंग लगाइए, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर तो हो रहा है ना सभी बच्चों को, सारी चीजें समझ आ रही है ना। किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। क्लियर, देखिए अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्या बताया आपको, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है थर्मल एक्सपेंशन की। देखिए सबसे फर्स्ट वन है आपकी, फर्स्ट वन है ओपनिंग अ जार। ओपनिंग अ जार मतलब ऐसा क्या लिखा है, ये क्या है, ये आपकी ऐसे एप्लीकेशन है जो आप यूज करते हैं बट आपने कभी इन पे ध्यान नहीं दिया। ये मैं कह सकती हूँ कि आपने इन पे ध्यान नहीं दिया होगा बिल्कुल, ठीक है। ओपनिंग अ जार, देखिए कोई आपके घर में जार होगा है ना, उसमें मेटल का लिड लगा होगा, मेटल का जार होगा वो, अब वो जार क्या है, ओपन नहीं हो रहा, खुल नहीं रहा, आपने बहुत ट्राई कर लिया सबने, अच्छे से बिल्कुल हाथ सुखा के और उसे बहुत अच्छे से प्रेशर लगा के, है ना, सब कुछ ट्राई कर लिया, बट वो क्या हुआ, ओपन नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे, उसको लेंगे,
उस जार को लेंगे और साइड से उसे क्या करेंगे, हल्का हल्का गर्म करेंगे, जहां से उसका लिड लगा हुआ है उसको हल्का हल्का गर्म करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि हीट देते हैं जब हम हीट देते हैं किसे, मेटल को, तो वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है। तो जब आप उसे हीट देंगे थोड़ी थोड़ी सी, उसे हीट मिलेगी तो क्या करेगी, वो एक्सपेंड करेगी। जब वो एक्सपेंड करेगी तो आपका जो लिड है वो उसका साइज बड़ा हो जाएगा और आपका जार जो है वो इजीली खुल जाएगा, इजीली खुल जाएगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? क्या ये बात आपको क्लियर हुई? देखिए मैं इसको थोड़ा सा लिख देती हूँ। क्या करते हैं हम वैसे इसमें, क्या करते हैं, उसे डायरेक्ट गर्म ना करके हम क्या करते हैं, हॉट वाटर अप्लाई, हॉट वाटर अप्लाई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हॉट वाटर जब हम अप्लाई कर रहे हैं तब भी हम उसे क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। उसे डायरेक्ट भी गर्म कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। देखिए अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेकंड है आपका टायर फिटिंग। इसको ध्यान से देखिएगा जरा, मैं आपको जो समझाने की कोशिश करूँ। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, टायर फिटिंग, टायर की फिटिंग करते हैं ना, टायर की फिटिंग करते हैं क्या, तो इट इज एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल टू हैव रिम ऑफ टायर, टू हैव rim of tires, to have rim of tires manufactured with, manufactured with, manufactured with so slightly smaller than, slightly smaller tire than tire। देखिए आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा टायर, ये तो अंदर कैसी होती है, रिम होती है इस तरीके की ना, इस तरीके की रिम होती है अंदर, टायर के अंदर ऐसी रिम होती है, उसमें ऐसे इस तरीके से कनेक्ट होते हैं और इसके ऊपर टायर, टायर की फिटिंग होती है ना। आपने ध्यान दिया होगा, देखा होगा, रिम होती है अंदर, ये क्या है आपकी रिम और ये क्या है आपका टायर। देखिए जब रिम के, टायर के ऊपर फिटिंग, जब रिम होता है उसके ऊपर क्या लपेटा, मतलब क्या लगाया जाता है, टायर की लगाया जाता है, टायर की फिटिंग होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आपका रिम है, जो रिम बना रहे हैं उसका साइज क्या करना है, थोड़ा सा छोटा रखना है, स्मॉलर देन द टायर, टायर से थोड़ा सा छोटा रखना है। ऐसा क्यों करना है बताइए, यहाँ पर भी आपकी यही एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं हम, तो यानी थर्मल एक्सपेंशन होगा कहीं, जल्दी से बताइए कमेंट करके फटाफट बताइए। देखिए जो आपकी रिम है वो क्या है, मेटल की बनी हुई है, जो रिम होती है वो कैसी होती है, मेटल की बनी होती है, उस पर टायर को चढ़ाते हैं। अब मान लीजिए बिल्कुल परफेक्ट साइज हो गया फिटिंग का, बिल्कुल है ना, बिल्कुल फिटिंग का साइज, तो क्या है, अब आपकी गाड़ी जो है वो रोड पे चलेगी, जब रोड पे चलेगी तो रोड है जो जो सरफेस है वो वाली, और सरफेस का टायर, ये दोनों आपस में टकराएंगे। जब ये दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, प्रेशर लगेगा, फोर्स बनेगा, है ना, वहां पे तो क्या पैदा होगा, घर्षण पैदा होगा, है ना, घर्षण पैदा होगा। तो जो वो घर्षण हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो घर्षण जो बन रहा है, यानी कि जो फोर्स बीच में उनके एक दूसरे के बीच में लग रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगी। वो साथ साथ चलेंगे ना, रब, कोई भी दो सरफेस आप हाथ ले लीजिए, दोनों को रब कीजिए, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, आपको फील हो रही है हीट, हाँ जी। तो ऐसा ही क्या होगा, जब जो टायर है वो रोड पे चलेगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट उनके बीच में जनरेट होगी। तो उस हीट की वजह से जो रिम है उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मेटल की बनी हुई है। जब उसका साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो टायर है जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है उसको फिटिंग का बिल्कुल, वो क्या होगा, बस्ट होने के चांसेस आएंगे, क्योंकि वो रिम जो है एक्सपेंड करेगी और जो टायर का साइज है वो सेम है, तो इसलिए क्या होगा, बस्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको, टायर को, रिम को क्या रखें, थोड़ा छोटा रखें, टायर को बड़ा, तो रिम एक्सपेंड होके उस टायर को प्रॉपर उसकी फिटिंग में आ जाएगी, वो बस्ट नहीं होगी, है ना, बस्ट नहीं होगी इजीली, ठीक है। और कोई इशू नहीं होगा, ऐसे जो एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस हैं वो कम ही रहेंगे। क्लियर हो गया, क्लियर। थर्ड लिखें, गैप्स बिटवीन, गैप्स बिटवीन
छोड़े, gaps are left, gaps are left when railway tracks, when railway tracks, when railway tracks are laid down, are laid down, ठीक है। गैप छोड़ा जाता है, गैप छोड़ा जाता है कब, जब रेलवे ट्रैक्स को बनाया जाता है। आपने अगर नोटिस किया हो, आपने कभी ध्यान से देखा हो, जो रेल की पटरी होती है वो किस तरीके से डिजाइन की जाती है। आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक होता है, देखिए जो रेलवे ट्रैक होता है वो इस तरीके का होता है, उसमें ऐसे बीच में ना गैप छोड़ा जाता है ऐसे। इस तरीके से बीच में गैप छोड़ा जाता है। तो उस गैप को क्यों छोड़ा जाता है, क्यों होता है बताइए। ये भी आपकी एप्लीकेशन है, इसी का यूज हो रहा होगा, बताइए जल्दी बताइए। देखिए जो इनके बीच में गैप छोड़ा जाता है, जो इनके बीच में गैप होता है ना, वो इसलिए होता है कि अब जब गर्मियां पड़ेंगी, धूप इनके ऊपर डायरेक्ट पड़ती है, रेलवे ट्रैक के ऊपर धूप आती है डायरेक्ट, तब ये मेटल की बनी हुई है, तो ये क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ये क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो जो एक गैप है वो क्या है, फिल हो जाएंगे, मतलब उनके पास स्पेस उनके लिए छोड़ना पड़ता है, ताकि जब गर्मियां हो, जब हीट हो, हीट प्रोड्यूस हो, हीट लगे इनके ऊपर सनलाइट की, तो क्या होगा, ये एक्सपेंड करेंगे, तो इनके पास स्पेस होना चाहिए। अगर अगर ऐसा नहीं है हुआ, मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हुआ, हमने इस गैप नहीं छोड़ा, तो क्या होगा, जो रेलवे की लाइंस हैं, जो ट्रैक है रेलवे ट्रैक, वो कैसा होगा, इस तरीके से हो जाएगा कुछ। अब हमने बीच में स्पेस तो छोड़ा नहीं है, हमने पूरी सीधी बनाई है, तो ये ऐसे ना बन के ये कैसे बनेंगी, इस तरीके से बन जाएंगी, ऐसे स्ट्रेट आएंगी, पहले ऐसे आई, फिर थोड़ी सी मुड़ गई, फिर ये ऐसे, फिर मतलब कहीं से भी मुड़ जाएंगी, कहीं से भी, कोई भी कहीं भी, क्योंकि ये जो एक्सपेंड करने का हुआ, जहां उन्हें उन्हें स्पेस तो मिलेगा नहीं, जब उन्हें स्पेस नहीं मिलेगा तो वो कहीं किधर की तरफ भी एक्सपेंड हो सकती है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। तो एक एक जो पटरी है वो बाहर की तरफ जा रही है, एक जो है वो और मतलब पीछे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से, और इसकी कॉस्ट भी बार बार इसको रिमूव करने की, चेंज करने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएगी। तो उस चीज से बचने के लिए क्या होता है, रेलवे ट्रैक के बीच में गैप छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अगर एक्सपेंड होंगे, अगर वो गर्मी के मौसम में, समर सीजन में जब सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, तब अगर वो एक्सपेंड होंगे तो उनके पास स्पेस होगा, वो सीधे ही एक्सपेंड होंगे, लीनियर एक्सपेंशन होगा उनमें, और क्या होगा, वो एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे, वो अपनी जगह वहां पे बना लेंगे, ठीक है। फोर्थ है आपका, फोर्थ है आपका क्या, एस्किमोस, एस्किमोस lived in live in double live in Eskimos live in sorry Eskimos live in double walled houses, double walled houses, in double walled houses। देखिए इस तरीके का घर होता है इनका, इग्लू बना होता है इस तरीके का, इस तरीके का घर होता है कुछ इनका। ठीक है, अब जो इनका घर होता है, जो इग्लू टाइप बनाते हैं, जो एस्किमोस अपना घर बनाते हैं, वो डबल वॉल बनाते हैं। डबल वॉल का मतलब एक वॉल ऊपर होती है, फिर उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, एक वॉल ये हो गई, इसके बीच में स्पेस होगा, फिर दूसरी हो गई, यहाँ बीच में स्पेस होता है, यहाँ पे बीच में क्या हो गया, ये क्या है, स्पेस है ना, स्पेस है। स्पेस क्यों छोड़ते हैं ये अपने घरों के लिए, डबल वॉल लेयर क्यों बनाते हैं, मतलब स्पेस क्यों छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं बताइए। क्योंकि इससे क्या होगा, ये क्या करते हैं,
जब इनके बीच में स्पेस होगा, अगर यहाँ से हीट आएगी तो क्या होगा, वो स्पेस में कैप्चर रहेगी, यहीं पे इकट्ठा रहेगी, और यहाँ से क्या होगा, बाहर नहीं जा पाएगी, मतलब इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, आके कैप्चर्ड हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, बर्फ में भी स्नो में भी ना ठंड नहीं लगती, गर्माहट रहती है। उनके जो घरों में जो घर बनाते हैं उसमें क्या रहती है, गर्माहट रहती है, जिसकी वजह से वहां पर वो सर्वाइव करते हैं, उनका सर्वाइवल क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है इस वजह से। जैसे कि आपने सुना होगा, एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपने सुना होगा कि 2 स्वेटर पहनना ज्यादा सही रहता है एज कम्पेयर टू कि हम एक मोटा स्वेटर पहन लें। 2 पतले स्वेटर पहनना ज्यादा सही है अगर हम एक स्वेटर पहनने हैं मोटा उससे। क्यों ठीक है, क्योंकि जब हम 2 पहनते हैं, डबल लेयर पहनते हैं, वो पतले पतले हैं, तो जब हमारी बॉडी में हीट जाएगी तो वो क्या होगी, जो उनके बीच में स्पेस है, जो 2 हमने स्वेटर पहने उनके बीच में जो स्पेस है वहां पर कैप्चर हो जाएगी, वहां पर रुक जाएगी, वो बाहर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से हमें ज्यादा गर्माहट फील होगी। लेकिन अगर हम एक स्वेटर पहनेंगे जो कि बहुत मोटा है, तब क्या होगा, हीट अंदर जाएगी डायरेक्ट बॉडी के, और फिर क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा हमें गर्मी, मतलब ज्यादा गर्माहट महसूस नहीं होगी अगर हम एक पहनेंगे तब भी। क्लियर सभी को, 4th वाला क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट से 5th आपका, देखिए 5th क्या है, इन विंटर wood and iron chairs are at the same temperature. Are at the same temperature, but when the iron chair touches, it feels colder than wood. ये तो आपने फील किया ही होगा, जब सर्दियों का मौसम होता है, तब आपको, अगर आपने वुड और आयरन दोनों चेयर क्या रखी है, बाहर रख दी है, ठीक है, तो आपको आयरन की ज्यादा ठंडी फील होगी एज कम्पेयर टू वुड, दोनों सेम टेम्परेचर होने के बाद भी। ऐसा क्यों होता है, जो कि इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, मेटल क्या करता है, हीट या कोल्ड दोनों को शो करता है ना, दोनों चीज का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो एक क्या है, कंडक्टर है वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, मेटल। लेकिन वुड क्या है, इंसुलेटर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी उसके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा गर्मी होगी तभी वो इतनी गर्म फील नहीं होगी, गर्माहट नहीं होगी, क्योंकि वो क्या करेगी, वो इंसुलेटर है, वुडन चेयर जो उसके बारे में बात कर रही हूँ। और जब सर्दियां होंगी तब भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आयरन चेयर है, अगर गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा गर्म फील होगी, और सर्दियां होंगी तो बहुत ज्यादा ठंडी फील होगी। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक गुड कंडक्टर है, किसका, हीट का। किसका गुड कंडक्टर है, हीट का। क्लियर सभी को ये बात। अब आगे बढ़े, अब नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग लगा लीजिए फटाफट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इतना सभी को क्लियर हो गया ना, क्या क्या बताया मैंने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि जब हमें जार ओपन करना होता है कोई, तो हम क्या करते हैं, उसे उसके ऊपर हल्का सा गर्म पानी डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल एक्सपेंड हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया टायर फिटिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, रिम का साइज थोड़ा सा छोटा रखते हैं, किसके कंपैरिजन में, टायर के कंपैरिजन, ताकि जब रिम एक्सपेंड हो हीट की वजह से तो क्या हो, वो इजीली फिट हो जाए, वो ऐसा ना हो कि बस्ट हो, जो टायर वगैरह वो फट जाए। क्लियर। और नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि जो एस्किमोज होते हैं वो अपना फिर कैसे बनाते हैं, डबल लेयर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनको गर्माहट चाहिए होती है, वो जो बर्फ होती है, स्नो, उसकी भी क्या होती है ना, ठंड नहीं लगती, वो सर्वाइव कर पाते हैं वहाँ पे। और नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया कि गैप छोड़े जाते हैं रेलवे ट्रैक्स के बीच में, ताकि अगर मेटल एक्सपेंड हो तो वो ठीक से बने रहे, उनकी शेप चेंज ना हो, उनकी शेप सही रहे। और लास्ट में मैंने क्या बताया आपको कि वुडन चेयर और जो आयरन की चेयर होती है, दोनों को अगर हम बाहर रखते हैं तो क्या होती है, वो वाली हमें ज्यादा ठंडी फील होती है,
कौन सी? मेटल वाली। क्यों? क्योंकि मेटल क्या है? एक गुड कंडक्टर है हीट का। मोड, तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अब आपने देख लिया कि हीट ट्रांसफर होती है, हीट टच होने से हमें पता चलती है गर्माहट है, गर्मी है, ठंडा है, इसकी यूनिट क्या होती है, सब आप जान चुके हैं। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, और यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कितने मोड होते हैं ट्रांसफर करने के हीट को? कितने मोड होते हैं? मोड मतलब किस तरीके से हीट ट्रांसफर होगी इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर किस तरीके से होगी। तो वो हमारे कितने हैं? 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स पढ़ने हैं हमें? 3 टाइप्स बेसिकली। ठीक है, क्लियर सभी को? तो जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है? कंडक्शन। फर्स्ट क्या है हमारा? कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? सेकंड क्या है हमारा? कन्वेक्शन। सेकंड क्या है? कन्वेक्शन। और थर्ड क्या है हमारा? रेडिएशन। थर्ड क्या है? रेडिएशन। क्लियर? इन तीनों के बारे में पढ़ना है हमें थोड़ा सा डिटेल में। देखिए कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन क्या होता है आपको? ये आपका मेटल है, ये सबसे पहले ये देख लेते हैं ये होता कहाँ है। ये कहाँ होता है? सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है ना, पूरी तरीके से फिल होते हैं, कोई स्पेस नहीं होता इनके बीच में ना। जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वहां पे क्या होता है? कोई स्पेस नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता। तो हीट कैसे ट्रांसफर होती है? हीट किस तरीके से ट्रांसफर होती है? एक पार्टिकल से दूसरे, एक से चेंज होकर दूसरे में जाती है, फिर दूसरे से तीसरे। तो इसके मॉलिक्यूल्स का आपस में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हीट ट्रांसफर होता है इसके मॉलिक्यूल्स के थ्रू। और इसमें क्या होता है? हम लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक्स प्लेस। क्लियर? इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सॉलिड क्या है? एक रिजिड शेप है, फिक्स शेप है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसफर होता है हीट का। कैसे? कैसे ट्रांसफर हो रहा है? उसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे, हीट मूव कर रही है एक क्योंकि वो आपस में बहुत पास पास कनेक्टेड है, तो हीट एक मॉलिक्यूल से जाकर दूसरे में जा रही है, फिर इस तरीके से वो आपस में क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में क्या होता है? पहली बात तो ये होता किसमें, ये देख लेते हैं। ये होता है आपका लिक्विड एंड गैस। किसमें? लिक्विड, लिक्विड एंड गैस। देखिए ये लिक्विड है, लिक्विड का बनाया मैंने डायग्राम। लिक्विड में थोड़े पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़े से दूर दूर होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं इनके बीच में स्पेस, जिसकी वजह से क्या करते हैं? मूवमेंट होती है। किसकी मूवमेंट होती है? किसकी? लिक्विड की। क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं? थोड़े से दूर दूर हैं, यानी कि उन बीच में स्पेस है। क्लियर? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मूवमेंट होती है किसकी? मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद आते हैं हमारा रेडिएशन। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या आता है? रेडिएशन। ठीक है, देखिए रेडिएशन होता कहाँ पर है? ये आपका सन है, ये आपका सन है, ड्राइंग में मत जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है ना, और ये आपका सन। तो यहाँ पर, यहाँ तक हमें क्या देती है? सनलाइट आती नहीं आती? आप बताइए सन कितना दूर होता है हमारे से? बहुत दूर होता है, और अर्थ तक उसकी सनलाइट आती है, उसको हीट पहुंचाती है, गर्माहट देती है, क्योंकि अकेला सोर्स यही है ना, सनलाइट जो है हमारे पास, जो लाइट का सोर्स है अकेला वो सन है। तो हम ये क्या करता है? हमें हीट भी प्रोड्यूस करता है, हीट भी देता है हमें। कौन? सन। तो अर्थ के पास पहुंचते इतनी दूर से, किस प्रोसेस के थ्रू? किस प्रोसेस के थ्रू? रेडिएशन के थ्रू। और ये कैसे होता है? विदाउट एनी मीडियम। ठीक है, विदाउट मीडियम, विदाउट मीडियम ट्रांसफर, without medium transfer of heat takes place, transfer of heat takes place। ठीक है, बिना किसी मीडियम के क्या होता है? बिना किसी मीडियम के हीट का ट्रांसफर होता है, बिना किसी मीडियम के हीट का ट्रांसफर होता है। क्लियर हो गया? ये तीनों चीजें क्लियर हो गई।
कंडक्शन कहाँ पर होता है? सॉलिड में। सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इसलिए इसमें मूवमेंट की जरूरत नहीं होती, वो एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है लिक्विड और गैस में, उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो इसलिए इसमें मूवमेंट होती है। एक पार्टिकल जाता है, एक मॉलिक्यूल जाता है, दूसरे के पास टकराता है, फिर उसको हीट देता है, फिर दूसरे के पास, तो इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। लास्ट है आपका रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है? विदाउट मीडियम क्या होता है? बिना मीडियम के इसमें ट्रांसफर होता है। विदाउट मीडियम ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस। सन की जो रेज हैं, जो हीट है, वो हमारे अर्थ तक आती है। क्लियर? अब जरा एक बार इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स कौन कौन। देखें, जो आपका कंडक्शन है, इसके एग्जांपल क्या है? ऑल मेटल्स। क्या बोला मैंने आपसे? ऑल मेटल, सारे मेटल्स हैं, क्योंकि वो सॉलिड हैं, तो इसलिए वो क्या हो रहा है? उनमें कंडक्शन हो रहा है। तो हम लिख देते हैं एक्सेप्ट लिक्विड। एक्सेप्ट लिक्विड, ये आपका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, जितनी भी लिक्विड वाली हैं वो इसमें काउंट नहीं होंगी ना, वो किस में काउंट होंगी? कन्वेक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किस में होगा? कन्वेक्शन किस में होगा? हीटिंग ऑफ वाटर, और वाटर को हीट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर को हीट कर रहे हैं। हीटिंग ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेयर। और लास्ट वाले में क्या हो रहा है आपका? लास्ट वाला कौन सा है आपका? रेडिएशन। रेडिएशन में क्या हो रहा है? रेडिएशन में क्या हो रहा है? इसका एग्जांपल क्या है? रीचिंग ऑफ सनलाइट, रीचिंग ऑफ सनलाइट फ्रॉम सन टू अर्थ। फ्रॉम सन टू अर्थ, ये क्या हो रहा है आपका? सन से अर्थ तक पहुंचने को क्या बोल रहे हैं? रेडिएशन बोल रहे हैं। जब लिक्विड में हो रहा है या फिर गैस में हो रहा है, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? कन्वेक्शन बोल रहे हैं। और कंडक्शन क्या है? जब सॉलिड के थ्रू हो रहा है। जब सॉलिड के थ्रू हो रहा है। तो क्या ये आपको क्लियर हुई? ये चीज आपको क्लियर हो गई? अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू कंडक्शन, ये तीनों चीजें बताना चाहती हूँ, तो एक बार देख लीजिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे। यहीं पर बता देती हूँ, ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होगा। ये आपकी यहाँ पर क्या चल रही है? फायर, गैस चल रही है। ठीक है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर, ये आपकी फायर है, मैं लिख देती हूँ फायर। ठीक है। अब यहाँ पर दो बच्चे हैं, या मान लीजिए एक बच्चा है। ठीक है, ये हाथ सेक रहा है, ये हाथ सेक रहा है, ये आपका है ए, है ना। और यहाँ पर एक रॉड को लेके, एक आदमी ने एक रॉड पकड़ी हुई है, उसे वो हीट दे रहा है, गर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बी। और ये क्या है? एनवायरमेंट को, मतलब एक ऊपर से, यहाँ से एक ऊपर से हाथ सेक रहा है, यहाँ से। ठीक है, ये है आपका सी। अब देखिए, यहाँ पर जो ए है वो आपका, वो क्या है? कंडक्शन। सॉरी, जो बी है आपका, वो क्या है? कंडक्शन। बी है आपका, वो क्या है? कंडक्शन। नेक्स्ट ए और सी। जो सी है आपका, वो है रेडिएशन। क्यों? क्योंकि हाथ उसके बहुत ऊपर है ना, हाथ बहुत ऊपर है। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है? कन्वेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? कन्वेक्शन। कैसे? देखिए, जो यहाँ पर आपका ए है, जो यहाँ पर आपका, ये बहुत पास है, इसके बहुत पास है, तो गैस के थ्रू क्या हो रहा है? हीट की ट्रांसफर हो रही है। इसने हाथ थोड़ा सा, मैं यहाँ पर जगह नहीं हो पाई, स्पेस नहीं हो पाया,
थोड़ा सा ऊपर रखे होंगे, काफी ऊपर रखे होंगे, तो वहां किसके थ्रू पहुंच रहा है, रेडिएशन के थ्रू। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर हमारा मीडियम की जरूरत नहीं है, इसमें पार्टिकल्स के थ्रू हो रहा है, ये बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है उसके हाथ, इसलिए वहां क्या हो रहा है, रेडिएशन। और इसने क्या है, एक सॉलिड की रॉड पकड़ी हुई है जिसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए उसे हमने बोल दिया कंडक्शन। आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप इसे याद रखिएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आपका जो हीट का टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसकी 3 वीडियोस हो गई हैं। आप 1, 2, 3 पार्ट वाइज देख लीजिए, अच्छे से देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।